जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान के बारे में पढ़ा था, आज हम बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बारे में समझेंगे। हम ये देखेंगे कि आखिर बंगाल के नवाब सिराज उद दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच बैटल ऑफ प्लासी क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, बंगाल के नवाब, जैसा कि आपको हमने हेडिंग में भी दिया है कि बंगाल के नवाब एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष, स्ट्रगल बिटवीन द नवाब्स ऑफ बंगाल एंड द ब्रिटिश। तो बंगाल के नवाब और ब्रिटिश कंपनी के बीच जो संघर्ष हो रहा है, इसका क्या रीज़न है। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराज उद दौला, ये जो नवाब है ये एक हार्डलाइनर नवाब है। तो इनके द्वारा ब्रिटिश कंपनी को रियायत देने से, कंसेशन देने से मना कर दिया गया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश कंपनी को कहा गया कि व्यापार करने के बदले तुम्हें टैक्स देना होगा। सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया ब्रिटिश कंपनी को, और ब्रिटिश कंपनी को अपनी फैक्ट्री का किलेबंदी करने से रोक दिया गया, किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया गया। और बंगाल के नवाबों ने ब्रिटिश कंपनी के ऊपर यह आरोप लगाया कि ब्रिटिश कंपनी धोखाधड़ी करके बंगाल के रेवेन्यू को क्षति पहुंचा रही है। और इतना ही नहीं, ब्रिटिश कंपनी बंगाल के नवाब की शक्ति को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है। तो ये सब आरोप लगाया जा रहा है। और यही देखेंगे, इन सारे कारणों से बंगाल के नवाब और ब्रिटिश कंपनी के बीच स्ट्रगल हो रहा है। लेकिन जो इसका प्रमुख कारण रहा है वो रहा है 1717 की एक घटना। जैसा कि आपको पता होगा, 1717 में क्या होता है, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा एक शाही फरमान जारी किया जाता है। और इस शाही फरमान में क्या था कि 3000 रुपये ईयरली टैक्स के बदले ब्रिटिश कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क से फ्री कर दिया गया, और वस्तु के आवाजाही पर दस्तक जारी करने का अधिकार दे दिया गया ब्रिटिश कंपनी को। और कंपनी क्या करता था, यही दस्तक जारी करने के अधिकारों से मिला था, इसका दुरुपयोग करता था। कंपनी के अधिकारी कर्मचारी निजी व्यापार पर भी इसका उपयोग करने लगता था, और इस तरह से व्यापार पर वह टैक्स नहीं देता था। इस कारण से हो क्या रहा था, बंगाल के नवाब के रेवेन्यू में लॉस जा रहा था, उसके रेवेन्यू में लॉस हो रहा था। तो ये जो घटना है, ये जो कारण है, ये कहीं न कहीं ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच एक संघर्ष का रूप लेता गया। और इस तरह से आप देखेंगे कि बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान के समय इसी तरह से तो ये संघर्ष चलते रहा। लेकिन सिराज उद दौला के समय आते आते अब कंपनी को लगने लगा है, तनाव इतना बढ़ गया है कि किसी न किसी तरह से बंगाल में एक कठपुतली नवाब को बैठाया जाए। अब कंपनी को ऐसा लग रहा है, क्योंकि सिराज उद दौला एक यंग नवाब था और इसे तुरंत गुस्सा आ जाता था। तो सिराज उद दौला क्या करता है, ये जो ब्रिटिश कंपनी और नवाब के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, इस कारण से नवाब सिराज उद दौला ब्रिटिश कंपनी के कासिम बाजार के अंग्रेज फैक्ट्री पर जाकर कब्जा कर लेता है। और अंग्रेज फैक्ट्री कासिम बाजार पर जब कब्जा कर लेता है नवाब सिराज उद दौला, तो कब्जा करने के बाद फिर वह कलकत्ता की तरफ बढ़ जाता है। और फिर कलकत्ता में भी 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, और ये फोर्ट विलियम पर कब्जा किया और बहुत सारे अंग्रेजों को अपने कब्जा में ले लिया। और इस क्रम में बहुत सारे अंग्रेज यहाँ से भागकर फुल्टा द्वीप, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, फुल्टा आइलैंड में जाकर शरण लेता है। और नवाब सिराज उद दौला की सेना बहुत सारे अंग्रेजों को पकड़ लेता है। इसमें से क्या होता है, जिसे हम लोग ब्लैक हॉल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, जो कि 20 जून 1756 की घटना है, जिसका उल्लेख एक हॉलवेल नाम का अंग्रेज किया है। क्योंकि इस हॉलवेल नाम के अंग्रेज को भी नवाब सिराज उद दौला की सेना पकड़कर और एक छोटी सी रूम में बंद कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि 146 अंग्रेज को बंद किया गया था, जिसमें से महज 23 ही जिंदा बचा। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो घटना है ये रियल घटना नहीं है, ये घटना ऐसे बनाया गया है और बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है।
क्योंकि इसी समय के एक मुस्लिम इतिहासकार हैं, उनका नाम है गुलाम हुसैन। इन्होंने अपनी पुस्तक सियार उल मुत्तरीन में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा ब्लैक पर्ल ट्रेजेडी की बात इसलिए कहा गया ताकि इससे क्या होगा, इस घटना के नाम पर जो ब्रिटिश जनता का सहानुभूति मिलेगा ब्रिटिश कंपनी को, और ब्रिटिश कंपनी इस घटना के नाम पर नवाब के खिलाफ क्या करेगी, आक्रामक रवैया अपनाएगी। ठीक है, और ब्रिटिश जनता को बताएगी कि चूंकि 123 ब्रिटिश मारा गया है, नवाब ने मारा है, इसलिए हम नवाब के खिलाफ आक्रामक रवैया अपना रहे हैं। तो इसलिए यह घटना बनाया गया है। जो भी हो इसकी सच्चाई, लेकिन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन इस घटना का जिक्र नहीं करते हैं। तो आप फैक्ट के रूप में ये भी ध्यान रख सकते हैं, सियार उल मुत्तरीन जो पुस्तक है यह इतिहासकार गुलाम हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस घटना को नवाब के विरुद्ध चलते रहने वाले आक्रामक युद्ध के लिए प्रचार प्रसार का कारण के रूप में बनाए रखा और अंग्रेज जनता का समर्थन प्राप्त किया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नवाब सिराजुद्दौला की सेना के द्वारा अंग्रेज के कासिम बाजार फैक्ट्री और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया गया है। और जैसे ही ये सूचना मद्रास पहुंचा, आपको पता है कि कर्नाटक का सेकेंड वॉर हो चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे कि मद्रास में बहुत सारे ब्रिटिश सेना है मद्रास की रक्षा के लिए। ठीक है, जैसे ही सूचना मद्रास पहुंचा, मद्रास से एडमिरल वाटसन और कर्नल रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में एक बड़ी सेना कलकत्ता आता है सिराजुद्दौला के खिलाफ में। और क्लाइव ने 1757 के आरंभ में ही फिर क्या करता है, पूरे कलकत्ता को जीत लेता, अपने कब्जे में ले लेता है। और इस तरह आप देखेंगे जो सिराजुद्दौला जो है, ये सिराजुद्दौला मजबूर होकर अलीनगर की संधि करता है। तो जब एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव की सेना मद्रास से कलकत्ता आता है तो सिराजुद्दौला को मात दे देता है और सिराजुद्दौला विवश होकर अलीनगर का संधि करेगा। तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये अलीनगर की संधि क्या है। जैसा कि आपको यहाँ पर हेडिंग में दिख रहा है, अलीनगर की संधि फरवरी 1757। 1757 में क्या हो रहा है, अलीनगर की संधि हो रहा है। इस संधि के तहत क्या हुआ है, नवाब अंग्रेज को कलकत्ता की किलेबंदी करने का अधिकार दिया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया है और युद्ध में जो क्षति हुआ है उसमें क्षतिपूर्ति कंपनसेशन का वचन दिया है। और इतना ही नहीं, दोनों पक्ष ये कहा है कि हम भविष्य में शांति बनाकर रखेंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जितना बड़ा एम्बिशन ब्रिटिश कंपनी का है, भविष्य में शांति बनाकर रखा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अलीनगर का संधि जो फरवरी 1757 में हुआ, और इस समय क्या हो चुका है, कर्नाटक के युद्ध में भी नवाब जो है जीत कर और थोड़ा ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहा है, और अलीनगर के संधि से भी ब्रिटिश कंपनी जो है ये पावरफुल महसूस करने लगा है। तो मैंने एक हेडिंग यहाँ पर दे दिया है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की दृष्टि राजनीतिक सत्ता की ओर, द ईस्ट इंडिया कंपनी एम्ड फॉर पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पॉलिटिकल पावर की तरफ देख रहा है। अब इसका अप्रोच पॉलिटिकल पावर हो चुका है कि कैसे यहाँ के राजनीति पर कब्जा करना है। तो अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कंपनी चाह रहा है कि बंगाल में एक कठपुतली नवाब को स्थापित किया जाए। अब जब कंपनी को लगता है कि सिराजुद्दौला की सत्ता पर पकड़ कमज़ोर हो रहा है क्योंकि बहुत सारा इसका विरोधी है, तो वैसे स्थिति में अब कंपनी क्या करेगा, बंगाल की गद्दी पर एक ऐसे नवाब को बैठाने का प्रयास करेगा जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके, जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके। और इस तरह से देखेंगे अंग्रेज के इस कॉन्स्पायरेसी में जो लोग शामिल है उसमें पूर्णिया के नवाब शौकत जंग है, सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम है,
नवाब का सेनापति मीर जाफर है, साहूकार या व्यापारी राय दुर्लभ है, जगत सेठ हो गया, कलकत्ता का अधिकारी मानिक चंद है, सेनापति खादिम खान अमी चंद है। तो इन लोगों के द्वारा क्या होता है, सिराज उद दौला के विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी किया जा रहा है। और ये जो सिराज उद दौला के विरुद्ध अंग्रेज जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, इस कॉन्स्पिरेसी को लीड कौन कर रहा है, वाटसन। ठीक है, ये वही वाटसन है, एडमिरल वाटसन, जो मद्रास से कोलकाता आया था और जिसके लीडरशिप में कोलकाता को जीता गया और नवाब को अलीनगर की संधि करने के लिए विवश कर दिया गया। तो इसी वाटसन के लीडरशिप में क्या हो रहा है, नवाब को गद्दी से हटाने के लिए कॉन्स्पिरेसी किया जा रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि सिराज उद दौला को गद्दी से हटाने के लिए कॉन्स्पिरेसी रचा गया है। तो आपने अभी तक समझा कि किस तरीके से बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां अलीवर्दी खां के समय तो किसी तरह कंपनी झेल लिया, लेकिन सिराज उद दौला को नहीं झेल पाया और सिराज उद दौला को गद्दी से हटाने के लिए कॉन्स्पिरेसी रच दिया। और इस तरह से प्लासी के युद्ध का एक बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। अब आप देखेंगे, आपका हेडिंग है बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757, 1757 जून में क्या हो रहा है, प्लासी का युद्ध हो रहा है। ये प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के किनारे हो रहा है। प्लासी नाम का एक गांव है, वहीं पर ये युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में देखेंगे बंगाल के नवाब सिराज उद दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच प्लासी का युद्ध हो रहा है। जिस समय प्लासी का युद्ध 1757 में हो रहा है, ठीक इसी समय देखेंगे बंगाल के नवाब के ऊपर नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम की ओर से अफगान के आक्रमण का खतरा है और पश्चिम की ओर से मराठा आक्रमण का खतरा है। आप देखेंगे कि आगे 1761 में अफगान का आक्रमण भी इंडिया पर हो रहा है। तो इस समय नवाब जो है वो अलग अलग प्रेशर से जूझ रहा है और ऐसे स्थिति में बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां ब्रिटिश कंपनी से युद्ध कर रहा है। तो ये जो युद्ध है इसे हम एक ओपन वॉर नहीं कह सकते हैं, इसे हम मैच फिक्सिंग कह सकते हैं, क्योंकि इस युद्ध में जो है नवाब के जो विरोधी है वह ब्रिटिश कंपनी से जाकर मिल चुका है, जिसमें नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर, नवाब का दीवान राय दुर्लभ, ये सारे के सारे लोग अंग्रेज से मिल चुके हैं। उसकी मौसी घसीटी बेगम हो गया, जो बंगाल का व्यापारी है, बैंकर है, ये सारे के सारे लोग ब्रिटिश कंपनी से मिला हुआ है। तो ये एक खुला युद्ध नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार का ये एक विश्वासघात है, ये एक मैच फिक्सिंग है। तो इस तरह से क्या होता है, युद्ध शुरू अब हो रहा है। इस तरह से आप देखेंगे कि प्लासी का युद्ध का एक फाउंडेशन तैयार हो गया। तो ये जो युद्ध शुरू हुआ, इस युद्ध में जो नवाब की सेना है, जो उसके साथ विश्वासघात किया है, वह बिना युद्ध के वापस लौट गया। और नवाब का एक विश्वसनीय सहयोगी है मीर मादन और मोहनलाल, जो ब्रिटिश कंपनी से लड़ते हुए, ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करता है। और इस तरह से देखेंगे जब नवाब सिराज उद दौला हारने लगता है तो सिराज उद दौला भागकर मुर्शिदाबाद चला जाता है और फिर जहाँ मीर जाफर का बेटा मीरन है, ये मोहम्मद बेग की सहायता से सिराज उद दौला की हत्या करवा देता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सिराज उद दौला की हत्या हो चुका है। बंगाल के ही एक महान कवि हुए नवीन चंद्र सेन, उन्होंने कहा प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात की आरंभ हुआ है। और इस तरह आप देखेंगे कि डुप्ले ने भारत की चाबी मद्रास में खोजने का प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली, जबकि रॉबर्ट क्लाइव ने यह चाबी बंगाल में खोजा और ये क्या हुआ, सफल रहा। इसका मतलब ये हो गया, जैसा कि आपने देखा डुप्ले का भी प्रयास था कि भारत पर क्या करें, हम कब्जा करें, और डुप्ले जो है दक्षिण भारत में कुछ इसी प्रकार का प्रयास किया था,
लेकिन जो है डुप्ले उसने सफल नहीं हो पाया। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव वही प्रयास बंगाल में किया और इसमें सफल हुआ। इसलिए लिखा गया है डुप्लेक्स ट्राइड टू फाइंड द की टू इंडिया इन मद्रास बट फेल्ड while रॉबर्ट क्लाइव फाउंड द की इन बंगाल एंड सक्सीड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्लासी का वॉर हुआ और प्लासी का जो वॉर था, जो बैटल ऑफ प्लासी है, एक प्रकार का मैच फिक्सिंग है जिसमें पहले से फिक्स था कि कौन जीतने वाला है। क्योंकि नवाब का जो सेना है, एक बड़ा सेना ब्रिटिश कंपनी से लड़ा ही नहीं, मैदान से सीधे वापस लौट गया। एक छोटी सी सेना मीरबादन और मोहनलाल की लीडरशिप में लड़ा और ये पराजित हो गया और अंततः सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। इसके बाद हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्लासी के युद्ध का परिणाम एंड महत्व, कॉन्सिक्वेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। तो इसका क्या परिमाण है, क्या परिणाम है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो आप देखेंगे जो कंपनी है, जो ब्रिटिश कंपनी है, एक राजनीतिक शक्ति, एक पॉलिटिकल पावर बनकर इमर्ज कर रहा है। द कंपनी नाउ इमर्ज एज ए पॉलिटिकल पावर। और कंपनी जो है एक किंग मेकर की भूमिका में आ गया है एंड एज्यूम्ड द रोल ऑफ किंग मेकर। तो इस तरह से देखेंगे प्लासी के युद्ध के बाद क्या हो रहा है, जो ब्रिटिश कंपनी है एक किंग मेकर की भूमिका में आ गया है। अब ब्रिटिश कंपनी डिसाइड करेगा कि बंगाल का राजा कौन होगा, बंगाल का नवाब कौन होगा। ब्रिटिश कंपनी एक पॉलिटिकल पावर के रूप में इमर्ज कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको एक हेडिंग भी दिया है कि ब्रिटिश कंपनी का दृष्टि, अप्रोच राजनीतिक सत्ता की ओर, पॉलिटिकल पावर की ओर, वही ये पावर अब मिल रहा है यहाँ पर। दूसरा कि अंग्रेज का, ब्रिटिश कंपनी का बंगाल के संपन्न खजाना तक पहुँच हो गया है। अब इससे अंग्रेज की फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो जाएगा और उससे अंग्रेज की मिलिट्री पावर मजबूत हो जाएगा। और इस तरह से देखेंगे इसी खजाना के सहारे, ये जो बंगाल का संपन्न खजाना मिला है, इसी संपन्न खजाना, इसी संपन्न संसाधन के सहारे आप देखेंगे ब्रिटिश कंपनी दक्षिण भारत पर सर्वोच्चता स्थापित कर देता है, सुपरमेसी एस्टेब्लिश करता है और कर्नाटक को वार को जीत लेता है और दक्षिण भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर देगा। और इस तरह से उत्तर भारत को भी अब ब्रिटिश कंपनी प्रभावित करने लगेगा। इस तरह आप देखेंगे प्लासी के युद्ध के बाद, बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है, जैसा कि कंपनी कहा था। और मीर जाफर के द्वारा ब्रिटिश कंपनी को 24 परगना की जमींदारी दे दिया जाता है। इतना ही नहीं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दिया जाता है, फ्री ऑफ टैक्स व्यापार की अनुमति दे दिया जाता है। तो ये सब देखिए ब्रिटिश कंपनी को मिल रहा है, ये सब इसका परिणाम है और यही सब इसका महत्व है। इस तरह से आप देखेंगे कंपनी को 1,77,00,000 रुपया दिया गया। कितना रुपया दिया गया है? 1,77,00,000 रुपया दिया गया है। किसके द्वारा? मीर जाफर के द्वारा। इतना ही नहीं, कंपनी का जो अधिकारी है उससे भी रिश्वत के रूप में एक बड़ा रकम दिया गया है। अकेले रॉबर्ट क्लाइव को 20 लाख दिया जा रहा है, वाटसन को 10 लाख दिया जा रहा है। तो इतनी बड़ी रकम बंगाल के खजाने से मीर जाफर ने कंपनी को दिया है लेकर। और यह भी मान लिया गया है कि ब्रिटिश व्यापारी और अधिकारी को अपना निजी व्यापार पर भी कोई टैक्स देना नहीं होगा, किसी प्रकार का कर नहीं देना होगा। इस तरह आप देखेंगे बंगाल के संसाधन के सहारे, बंगाल के राजस्व के सहारे कंपनी एक पावरफुल सेना खड़ा कर दिया। और इतना ही नहीं, आगे जो भारत पर कब्जा करेगा, आगे जो लड़ाई करेगा कंपनी, उसका भी खर्च यही बंगाल उठाना शुरू कर रहा है। इस तरह से आप देखेंगे कि बंगाल पर कंपनी के नियंत्रण से क्या हो रहा है, आगे फ्रांसीसियों की लड़ाई में एक निर्णायक भूमिका रहता है। और इस तरह से ब्रिटिश कंपनी का बंगाल पर कंट्रोल हो जाता है, बंगाल के नवाब पर कंट्रोल हो गया। प्लासी की विजय, जो विक्ट्री ऑफ प्लासी है, कि प्लासी की विजय कंपनी और कंपनी के नौकर अधिकारियों को इस योग्य बनाया कि बंगाल की जो असहाय जनता है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, उस असहाय जनता को लूटकर
कंपनी ने बेपनाह दौलत इकट्ठा करता है। और प्लासी की विजय विशेषतः आप देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव के उत्कृष्ट कूटनीति, जो रॉबर्ट क्लाइव का जो एक्सेलेंट डिप्लोमेसी है, इस एक्सेलेंट डिप्लोमेसी का परिणाम है। और इस तरह से बंगाल अंग्रेज के अधीन हो जाता है प्लासी के युद्ध के बाद, और फिर 1947 तक फिर कभी यह स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। और इस तरह आप देखेंगे कि अंग्रेज व्यापार की एकाधिकार से राजनीतिक एकाधिकार की ओर बढ़ जाता है। द ब्रिटिश मूव्ड फ्रॉम अ ट्रेड मोनोपोली टू अ पॉलिटिकल मोनोपोली। और जैसे ही अंग्रेज का प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर नियंत्रण हो जाता है, बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लेता है, तो व्यापारिक एकाधिकार से राजनीतिक एकाधिकार की ओर उसकी कदम बढ़ जाती है। तो इस तरह से अभी आपने प्लासी के युद्ध को देखा और फिर बंगाल को भी समझने का प्रयास किया। ठीक है, तो भारत में जो है ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ अगर आप देखेंगे तो यह 1757 के प्लासी के युद्ध से ही माना जाता है। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ 1757 के प्लासी से युद्ध से माना जा सकता है। बंगाल उस समय जो है भारत का सबसे धनी प्रांत है, भारत का सबसे उपजाऊ प्रांत है। इसका जो उद्योग धंधा है, इसका जो व्यापार है, बहुत विकसित है। Start of British political rule in India is considered to be Battle of Plassey in 1757. At that time, Bengal was the most fertile and prosperous province in India. अब समझ सकते हैं जिस समय ब्रिटिश कंपनी बंगाल को अपने कब्जे में ले रहा है, उस समय का बंगाल भारत का सबसे धनी प्रांत है। ब्रिटेन को जो एशिया से वस्तु जा रहा था, उसमें से 60% वस्तु था जो बंगाल से ही जा रहा था। ठीक है, अब हम समझते हैं कि बंगाल के नवाब के पराजय के कारण आखिर बंगाल का नवाब क्यों डिफीट कर गया। रीजन्स फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल। तो देखिए इस बंगाल के नवाब के पराजय का क्या कारण है। तो इसका एक कारण तो यह है लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स, कि बंगाल के नवाब के पास मजबूत सैन्य शक्ति नहीं था जैसा कि ब्रिटिश के पास था। और जो बंगाल के नवाब का अवसर है उसके बीच बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी के लोभ में आकर बंगाल के नवाब का जो अधिकारी है वह सब ब्रिटिश कंपनी के साइड हो जाता है। और दूसरा ये कि जो बंगाल का नवाब है ये ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी समझ रहा था। इस कारण से यह समझ नहीं पाया कि यह सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं है बल्कि इसका मिशन बहुत बड़ा है। नवाब को समझने में ये भूल हुआ। इस कारण से क्या होता है, नवाब का पराजय होता है। अब देखिए एक नेक्स्ट हेडिंग आपको यहाँ पर बनाया गया है कि ब्रिटिश संसद में रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, हालांकि यहाँ पर इसका पूरा तो नहीं आ पाया है, जो भी आपको हम बता भी पाएंगे। तो ये देखिए पूरा नहीं है, आप इसे क्लास 8 के एनसीईआरटी से देखेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश संसद में क्या कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्लासी के युद्ध के बाद क्या घटनाएं घट रही है हम उसको समझने का प्रयास करेंगे और फिर हम लोग बक्सर के युद्ध को देखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बक्सर के युद्ध के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।